हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे नेगेटिव पोटेंशियल के लिए स्क्वायर वेल पोटेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि ए सी डी जी जो अननोन कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उनके डिटर्मिनेशन पे। तो उसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस जो है कर लिया था। ठीक है, खूब अच्छे से बता दिया था आपको कहाँ कितना क्या कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें जो इक्वेशंस मिल गई थी ना, अभी ये ज़रूरत पड़ेगी हमें 12 13 14 15 की, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो हमने ट्रांसीडेंटल इक्वेशन निकाल ली थी। ठीक है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी हमने लिख दी थी। और उसके बाद हमें दो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन मिल गई थी, एक तो इक्वेशन 16 में मिल रही है ना, और एक 17 में। ये दोनों सेम वही इक्वेशन है जो हमें पिछले उसमें मिली थी। ठीक है, चलो, तो प्रोसीजर तो वही चल रहा है, बार बार बोल रही हूँ मैं इस चीज़ को, प्रोसेस को कंपेयर करते हुए चलो, जहाँ चेंज है केवल वही याद रखो। ठीक है, और बाकी तो चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अब जो है इसमें हम क्या कहेंगे, 16 और 17 में, है ना, दोनों अल्फ़ा को बता रहे हैं तो हम लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 16 and 17 आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ठीक है, ये हमने बता दिया कि 16 और 17 अबीजीय समीकरण है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे। अब आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना कि वो कौन से केस के लिए ट्रांसीडेंटल इक्वेशन आपसे पूछना चाह रहा है। मतलब वो आपसे सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के लिए पूछना चाह रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब डेप्थ आ जाएगी वहाँ पे, और जहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वहाँ हाइट आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन को पढ़ना कि ट्रांसीडेंटल इक्वेशन वो कौन से केस के लिए निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बनता है ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस तक का। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो ये पूछ सकता है कि पर्टिकुलर केस के लिए, यानी कि हाइट वाला या डेप्थ वाला, उसके लिए आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालिए ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस के। ठीक है, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इनमें से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी आप है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहना तो भी आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो, इक्वेशन 16 और 17 क्या कहलाती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहलाती है। फिर हम कहेंगे दीज टू equations can never be valid together at a time। मतलब एक ही समय पे दोनों एक साथ वैध नहीं हो सकती, यानी कि दोनों वैध नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है, सिंस एल्फा इज इक्वल टू कितना है, बीटा टेन बीटा ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉट बीटा ए बाई टू, है ना। और दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी, एल्फा इज इक्वल टू आपके पास आएगा, देखो आपके पास आएगा ये देखो, ये जो कॉट बीटा ए बाई टू है इसको अपन 1/10 बीटा ए बाई टू लिख सकते हैं, वो इधर जाएगा तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर बीटा ए बाई टू आएगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व वगैरह करते हो ना, बीटा देखो यहाँ से अगर आप 10 स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे √-1 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। जबकि बीटा जो होती है वो एक रियल क्वांटिटी होती है, ये वाली बात मैंने पिछले उसमें भी बताई थी। तो हम यहाँ पे कह देंगे व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट एन इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स, यानी कि सम्मिश्र राशि मिलती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, है ना। बट बीटा इज रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, therefore both equations can be solved separately, अलग अलग कर सकते हैं, separately by graphical और न्यूमेरिकल मेथड, ग्राफिकल और न्यूमेरिक मेथड। यानी कि समझो कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक सम्मिश्र राशि प्राप्त होती है, जबकि बीटा एक धनात्मक और वास्तविक राशि होती है। इसलिए दोनों समीकरणों को अलग अलग ग्राफीय विधि से या संख्यात्मक विधि से हल किया जा सकता है। समझ में आ गई, ये तो बात हो गई आपकी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के बारे में सारी बातें। अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइगन फंक्शंस या आइगन फलन। ठीक है, सबसे पहले केस फर्स्ट, पहली ट्रांसीडेंटल इक्वेशन से निकालेंगे। हमने क्या कहा था पहली ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में, हमने ये कहा था
कि a प्लस जी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, d इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट c इज़ आर्बिट्रेरी। c कैसी है? स्वैच है, तो हम इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और फिर उनको अप्लाई करेंगे कहाँ? इक्वेशन जो 12, 13, 14, 15 है, इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तरीका यही रहेगा अपना। चलो तो हम क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट क्या है? a प्लस जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, और d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बट c इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी है, स्वैच है। स्वैच मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने मान लिया। देन कंसीडर c इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देयरफॉर बाय इक्वेशन देखो तो कौन कौन सी, ये a माइनस a प्लस जी, ये सब कहाँ आ रहा है? देखो c कहाँ कहाँ आ रहा है? c इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14। देयरफॉर बाय इक्वेशन 13 एंड 14 क्या आ जाएगा? a माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। देखो ना भाई, 13 और 14 में जब आप c इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो बाकी सब चीज़ें जीरो में आ जाएगी, तो a माइनस जी इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू जी मिलेगा। अरे भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम कहाँ जाएंगे? जो हमारा फाइनल सोल्यूशन था, याद है आपको? आपका फाइनल सोल्यूशन क्या था? याद दिलाती हूँ मैं आपको। फाइनल सोल्यूशन हमारा आया था, ये देखो, इक्वेशन 7 जो हमने मॉडिफाइड सॉल्यूशन लिखा था कंप्लीट उसके बाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? a बराबर जी, यानी कि जहाँ पर g है वहाँ पर आपको क्या रख देना है? a रख देना है। समझ में आ गई? और जो c है उसकी जगह पर क्या रख देना है? 0, क्योंकि हमने c को आर्बिट्रेरी इज इक्वल टू 0 माना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी एक तरीके से 15 तो आ गई अपनी, उसके बाद कोई यूज़ थोड़ी आई है इक्वेशन। 16, 17, 18 हो गई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय इक्वेशन 7 में भी कौन कौन सी? 7 में सारी लेंगे अपन, है ना। 7 फर्स्ट तो क्या आ जाएगा? a e की पावर अल्फा x, ठीक है, ये लिख रही हूँ मैं। c की जगह पर 0 और g की जगह पर a, ठीक है। साई सेकंड कितना आ जाएगा? c 0 तो क्या बचेगा? d कॉस बीटा x, और साई थर्ड g की जगह पर a e की पावर माइनस अल्फा x। समझ में आ गई? ये हो गई इक्वेशन नंबर 19। जब जरूरत पड़ेगी तो हम 19 फर्स्ट, 19 सेकंड, 19 थर्ड। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है इस कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, और कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? याद है आपको? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। साई फर्स्ट इज इक्वल टू किसके होगा? साई सेकंड के। साई फर्स्ट ये रहा, साई सेकंड ये रहा, तो कितना आएगा? ए की पावर एल्फा माइनस का a बाई टू इज इक्वल टू डी कॉस बीटा a बाई टू। रखा तो हमने माइनस a बाई टू है, लेकिन कॉस माइनस एक्स का पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आपके पास आ गई a e की पावर, नहीं सॉरी, a की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? d e की पावर एल्फा a बाई टू, ये नीचे आएगा, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस बीटा a बाई टू। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 20 को कहाँ रखेंगे? यहाँ 19 में पुट 20 इंटू 19, ठीक है। इससे क्या होगा? साई फर्स्ट इज इक्वल टू क्या, कितना रखेंगे? एक मिनट, डी आएगा ना, ये डी आएगा। ए की वैल्यू आ गई डी ई की पावर, ये ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना आएगा? डी ई की पावर, साथ में कितना आ जाएगा आपके पास? एल्फा ए बाई टू कॉस बीटा ए बाई टू, है ना, और साथ में कितना आ जाएगा? ई की पावर एल्फा एक्स। ये तो पहला आइगन फंक्शन आ गया। दूसरा क्या आ गया? साई सेकंड डी कॉस बीटा एक्स, ये तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। और साई थर्ड कितना आएगा आपके पास? ए की वैल्यू रख दो, डी की पावर अल्फा ए बाई टू कॉस बीटा। अब आपको ये फैमिलियर लग रहा होगा ये मेथड, क्योंकि अब आप इसको पहले भी कर चुके हो। समझ में आ गई बात? आप तो आप तो मेथड को कैच करो कि मेथड क्या है, और वो लगभग सभी में एक जैसा ही लग रहा है। जैसे इसमें और इससे पहले वाले में सेम लग रहा है, उससे पहले हमने जो 2-3 टॉपिक किया उनमें लगभग सेम मेथड लग रहा है। तो मेथड ज़्यादा नहीं है, हाँ केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मेथड तो वही है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं बीच बीच में, तो करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 21 में हमें मिल जाते हैं, जो हमारा पहला केस है, पहली ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, उसके लिए हमारे पास आइगन फंक्शन आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी के लिए निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमने, अच्छा एक चीज़ और, ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर एक्स इज लेस देन माइनस ए बाई टू, फर्स्ट रीज़न के लिए। ये दूसरी वाली किसके लिए है? दिस इज़ फॉर एक्स
-a/2 से +a/2 के लिए, और ये किसके लिए, x ग्रेटर देन a/2 के लिए। ये ध्यान रखना, ये तीनों इक्वेशन तीनों अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या करेंगे, हम अब लेंगे केस। अच्छा, एक चीज़ और, पैरिटी की और बात कर लेते हैं। इसमें आप रख के देखो, x की जगह पर कहीं पर भी -x रख करके देखो x की जगह अगर आप -x रखोगे तो ये थर्ड वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, इतना ही तो फ़र्क आएगा, और यहाँ पे x की जगह मैंने फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी, और इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसकी पैरिटी कैसी है, इवन है। ठीक है, वहाँ पर भी आई थी ऐसे ही, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फॉर इक्वेशन 21 साई -x इज इक्वल टू साई x, इट मीन्स parity of the set of these eigenfunction is even। पैरिटी कैसी है, इवन, यानी कि जब हमने इन तीनों इक्वेशंस के सेट में, आइगन फलनों के सेट में हमने x की जगह पर -x रखा तो वो खुद फंक्शन ही मिलेगा, इसलिए आइगन फलनों के इस समुच्चय की जो समता है वो कैसी है, सम है, यानी कि इवन पैरिटी है। ठीक है, अब जल्दी से कर लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा कि केस सेकंड होगा कि a प्लस जी इज इक्वल टू 0। दूसरी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हमारी ऐसे ही तो निकली थी, दूसरी वाली ये रही a। अच्छा, a प्लस जी का कर लिया था क्या हमने, तो अब की बार कौन सा आएगा, a माइनस जी इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, d इज आर्बिट्रेरी। तो d आर्बिट्रेरी है तो d को हम क्या मानेंगे, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस जी इज इक्वल टू 0, है ना, और c इज नॉट इक्वल टू 0 बट d आर्बिट्रेरी, देयरफॉर लेट d इज इक्वल टू 0। अब ये d इज इक्वल टू 0 कहाँ रखोगे आप, d इज इक्वल टू 0 कहाँ रखेंगे, जो हमारी समीकरणें थी कौन कौन सी, 12, 13, 14, 15 में देखो d कहाँ कहाँ आ रहा है, 12 में आ रहा है और 15 में आ रहा है। d इज इक्वल टू 0 रखोगे तो a प्लस जी इज इक्वल टू 0, इससे a इज इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 12 एंड 15, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस जी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, a की वैल्यू माइनस जी के बराबर आती है। इक्वेशन नंबर 22 कहाँ रखेंगे अपन, फाइनल सॉल्यूशन में, यानी कि यहाँ जो मॉडिफाइड सॉल्यूशन था हमारा, यहाँ पे आपकी बार क्या करना है, जो g है उसकी जगह पर क्या रखना है, -a रखना है आपको, और d की जगह पर क्या रखना है, 0। देयरफॉर बाय इक्वेशन 7, ठीक है, 7 में क्या करना है आपको, साई फर्स्ट इज इक्वल टू डी ए ई की पावर अल्फा एक्स, साई सेकेंड इज इक्वल टू सी साइन एल बीटा एक्स, है ना, ये देखो डी 0 कर रहा है आपकी बार, और साई थर्ड कितना आएगा, माइनस ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये इक्वेशन 23 हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, और वो किस पर लगाएंगे, x इज इक्वल टू +a/2 पर। कौन सी, दूसरी वाली बाउंड्री पर, पहले वाली बाउंड्री पर तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया था, अब क्या करेंगे, दूसरी वाली बाउंड्री पर सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे। ठीक है, नाउ एट x इज इक्वल टू +a/2 साई सेकंड इज इक्वल टू साई थर्ड, तो बराबर कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, c साइन बीटा एक्स इज इक्वल टू, अच्छा c साइन बीटा एक्स नहीं, बीटा a/2 इज इक्वल टू ए की पावर माइनस अल्फा a/2। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, a की चाहिए, a कितना आ जाएगा, माइनस तो इधर आ जाएगा, माइनस c, है ना, और e की पावर अल्फा a/2 और साइन बीटा a/2, सही है। ये आ गई मेरे पास वैल्यू 24, कहाँ रखूँगी, 7 में, नहीं 7 में क्यों, यहाँ रखूँगी 23 में। पुट इक्वेशन 24 इंटू 23 मिल गए दूसरे आइगन फंक्शन साई सेकेंड, क्या मिला, a की जगह पर क्या रखना है, -c e की पावर अल्फा a/2 साइन बीटा a/2 और e की पावर अल्फा एक्स। ठीक, ये देखो ये ऐसे का ऐसा आएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या रखना है, प्लस हो जाएगा c e की पावर अल्फा a/2 साइन बीटा a/2 और साथ में e की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ये हमारे दूसरे केस के लिए भी क्या आ गई, आइगन
फंक्शंस का सेट आ गया। अब देखो यहाँ पे x की जगह पर माइनस एक्स रखो, तो जिससे क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये साई फर्स्ट जो है ना वो दरअसल आएगा इज इक्वल टू साई थर्ड माइनस एक्स के। समझ में आ रही है? तो और जो साई सेकंड है वो भी माइनस साई सेकंड एक्स हो जाएगा, और जो साई थर्ड है वो माइनस साई फर्स्ट एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे, यहाँ लिख रही हूँ साइड में, फॉर दिस सेट साई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई एक्स, देयरफॉर पैरिटी कैसी आएगी, ऑड। समझ में आ गई? एक लेक्चर और आपका लगेगा इसमें, ठीक है, कोशिश करेंगे एक में ही ख़त्म करा दें। फिर परसों से यानी कि जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट अपना शुरू करेंगे, ठीक है, इसको वो शुरू करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझ में आ गई? इसी यूनिट में, अभी यूनिट नहीं ख़त्म हुई है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं फिर कल इसको कंप्लीट करा के उसके बाद में। ओके, थैंक यू।